बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2022-23 के सेशन की अगर बात करें तो आपके जो मिड टर्म के एग्जाम हैं वो मिडल ऑफ अक्टूबर से कंडक्ट करवाए जाने हैं। तो उसी को देखते हुए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके जो सैंपल पेपर हैं वो यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं और उन्हीं को हम विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिए। और सब्जेक्ट है हमारा आज का हिस्ट्री। और एक चीज और कि ये जो वीडियो है वो हिंदी में भी रहेगी, क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। तो वीडियो अराउंड आपकी 1 घंटे की बनेगी, तो ध्यान से देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं जो अभी तक का लेटेस्ट है। और ये भी बता देता हूँ, अगर इसमें कोई चेंज होता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसमें कोई चेंज हुआ है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे 80 है। सामान्य निर्देश अगर हम देखें तो खंड का में हमारे टोटल 16 प्रश्न हैं, 1 से लेकर 16 तक, जो कि 1 अंक के रहेंगे। इनमें से हमें कोई 15 प्रश्न है। खंड ख में हमारे टोटल 3 प्रश्न रहेंगे जो कि स्रोत आधारित होंगे। इन 3 प्रश्नों में टोटल 4 उप प्रश्न होंगे। तब जो क्वेश्चन है वो 4 होंगे, जिसमें से हमें 3 करने हैं और ये 3 मार्क्स के रहेंगे। खंड ग में हमारे 4 प्रश्न रहेंगे, 3-3 मार्क्स के। एक क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। खंड घ में हमारे 3 प्रश्न रहेंगे स्रोत आधारित, इसमें से एक या दो क्वेश्चन में हमें चॉइस देखने को मिलेगी 8 मार्क्स की। और खंड जो न है हमारा, इसमें 3 प्रश्न रहेंगे स्रोत आधारित, 5-5 मार्क्स के प्रश्न होंगे। और खंड 6 जो है ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा मानचित्र से संबंधित, जो कि बेसिकली 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये ठीक चीज आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, देन यहाँ पे आप एफ भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पेपर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। तो सेक्शन ए यानी कि खंड क्या है हमारा, टोटल 15 प्रश्न, 15 अंक का है ये सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कोटागार शालाओं से आप क्या समझते हैं। बहुत ही थोड़ा डीपली ये क्वेश्चन पूछा गया, कोटागार शालाएं क्या। तो अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात कर लें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। देखो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे वो यहाँ पे आप साइड में नीचे देख लेना कि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है। ठीक है। मैं हिंदी में आपको समझाता जाऊंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ कहाँ पे थे हम। अच्छा, कोटागार शालाओं का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात कर लें तो इसका अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। तो इसका उपयोग बेसिकली जो है, जो शिक्षक हुआ करते थे, धार्मिक शिक्षक, ये घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं प्रदान करते थे। और जहां पर ये अपनी विभिन्न चर्चाएं किया करते थे उन्हें कोटागार शालाएं कहा। ठीक है। ये ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते, यानी कि कोटागार शालाएं किससे संबंधित है, ये शिक्षक से जो मनीषी हुआ करते थे, जहाँ पे ये क्या करते थे, अपनी चर्चाएं किया। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोटाग्र। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, लिंगायतों के प्रमुख विचार नहीं है। यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से पूछा गया है कौन सा इसमें से विचार नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि शिव की आराधना लिंग के रूप में करना, ये विचार है। मृत्यु के उपरांत जो भक्त है वो शिव में लीन हो जाते हैं, ये विचार है। अपने मृतकों को ये विधि पूर्वक दफनाते थे क्योंकि ये मानते थे कि मृत्यु के बाद ये शिव में लीन हो जाए। लेकिन जो विचार नहीं है वो है वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को अस्वीकार करना है, क्योंकि यही सबसे पहले धार्मिक जो लोग थे उनमें आगे आए और इन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार किया। ठीक है। तो कौन सा विचार नहीं है, वो है फोर्थ वाला। इस तरीके से इंग्लिश में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ये गलत। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए किसका उपयोग होता था। तो बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो नहरों, कुओं और जलाशयों, इनका उपयोग होता था। किन किन चीजों का, नहरों का, कुओं का और जलाशयों का। तो एक छोटा सा आप यहाँ पे वाक्य लिख सकते हैं कि हड़प्पा के जितने भी मोस्टली एरिया है वो एक अर्धशुष्क क्षेत्रों में बसे हैं। अब यहाँ पे, यहाँ के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे नदियां जो थी वो एक दो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसलिए नदियों से छोटी छोटी नहरों को निकाल कर यहाँ से सिंचाई की जाती थी। कुएं, जलाशय से भी सिंचाई की जाती। अब हमें कुछ अवशेष मिले, जैसे कि अफगानिस्तान से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा से हमें जो जलाशय है इसके अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में व्हाट वाज यूज्ड ऑफ इरिगेशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको कोई दो तर्क देने हैं। तर्क क्या देने हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो इतिहास में एक अहम काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके कोई दो कारण हैं। कोई दो कारण हैं, देखो दो कारण अगर मैं आपको बता दूं तो आरंभिक राज्य और नगरों का उदय। सिंपल सा, एक नंबर मिल गया। आरंभिक राज्य और नगरों का उदय, एक नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैं अच्छे से सारी चीजें समझा रहा हूँ, इसलिए पूरे का पूरा आंसर बताता। तो हुआ यूं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में संस्कृत में जो ब्राह्मण थे, इन्होंने कई सारे धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ थे इनकी रचना की। आरंभिक राज्य और नगरों का यहाँ पे उदय होने लगा। लोहे का उपयोग जो था वो अधिकतर इसी काल में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के सिक्कों का विकास, उनका ढलना, उनका विकास इसी में देखा जाता है। इवन बौद्ध और जैन सहित अन्य जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं, वो भी इसी काल में विकसित हुई। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन एक नंबर का है, लेकिन ये जो है वो चाहे तो 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप यहाँ पे इजीली क्वेश्चन को रीड आउट करके आंसर भी समझ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। जमा रकम क्या होती है और हासिल रकम क्या होती है? तो बेसिकली जमा रकम एक ऐसी रकम होती है जो निर्धारित हो, इतनी रकम चाहिए ही चाहिए, और हासिल जो हमें वाकई में मिल चुकी है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो पैसा जो हमने निर्धारित कर दिया उसको हम जमा कर देंगे, और वो पैसा जो वाकई में हमें मिल चुका है, तुमने वसूल लिया है, उसे हम हासिल करें। ठीक है, तो डिपॉजिट क्या है और रिसीव्ड अमाउंट क्या है, आई होप आप समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विजयनगर की किलेबंदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विजयनगर की किलेबंदी की अगर हम दीवारों की बात करें तो सुंडाकार तथा फनाकार पत्थरों का उपयोग किया जाता था, जो कि आपस में जुड़े रहते थे। इन्हें अंदर से जोड़ने के लिए मिट्टी व गारे का उपयोग किया जाता था। 7 स्तर की किलेबंदी हुआ करती थी। तो ये तीनों ही विशेषताएं इसकी सही है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ये हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में भी इसी तरीके से ऑप्शन 4 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 है हमारे यहाँ पे, अग्राहत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अग्राहत से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली अग्राहत जो है उसे, ये एक ऐसा भूभाग होता था जो दान में दिया जाता था। इनको ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों से भूमि कर या फिर किसी भी प्रकार का कर शासकों के द्वारा नहीं वसूला जाता था, बल्कि इन्हें दान दिया जाता था। ठीक है, तो अग्रहार क्या है? शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि जिससे कर नहीं लिया जाता, उसे अग्रहार। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय, मतलब ब्राह्मण जो थे वो स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूला। सिंपल सा। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अग्रहार? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कृष्णदेव राय के द्वारा अपनी माता जी के नाम पर एक विजयनगर के समीप हम्पी उपनगर की स्थापना की गई। कथन को सही करके लिखो। देखो इस कथन में क्या गलत है ये आपको पहचानना है। तो हमें ये पता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर के शासकों में से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने एक उपनगर की भी स्थापना की थी, लेकिन हम्पी ये गलत है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप जो नगलपुरम है, नगलपुरम ये उपनगर की यहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है, एक वर्ड आपको लिखना है, नगलपुरम उपनगर। इसी तरीके से इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार समाज में जो विवाह के नियम फैले हुए थे उनमें से यहाँ पे कौन सा सही मेल नहीं खाता? तो पहला है बहिर्विवाह पद्धति, गोत्र से बाहर, गोत्र के अंदर विवाह करने की। दूसरा है अंतः विवाह, यानी कि एक गोत्र या एक कुल जाति के लोग या फिर आपस में जो बसे हुए लोग हैं वो विवाह कर लेते। बहुपत्नी और बहुपति, ये तो ठीक है, बहुपति यानी कि एक से अधिक पति, बहुपत्नी एक से अधिक पत्नियां। तो यहाँ पे गलत है हमारा ये वाला, क्योंकि बहिर्विवाह पद्धति क्या होती है कि अपने गोत्र, अपने जन्म स्थान, अपनी कुल, अपनी जाति से बाहर विवाह करने की जो पद्धति है वो कहलाती है बहिर्विवाह पद्धति। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत। इसी तरीके से ठीक इंग्लिश में ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता तथा मेसोपोटामिया के बीच संबंध का एक उदाहरण प्रस्तुत। देखिए एक पूछा गया है तो कोई एक उदाहरण बता देना है। तो बेसिकली हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के जो स्थल है, इनसे जो तांबा मिला है उसमें निकिल के अंश मिले। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया और ओमान, इन तीनों के ही बीच में तांबे से संबंधित व्यापार था।
तो ये एक तरीके से समकालीनता को ये दर्शाता है। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली बहुत सारी वस्तुएं जैसे कि हड़प्पाई जो मोहरे हैं, बाढ़, पासे, मन की, ये अधिकतर मेसोपोटामिया से हमें उसी काल में देखने को मिले हैं। उसके बाद मेसोपोटामिया का एक लेख है जिसका नाम है दिलमुन, जो कि संभवतः बहरीन द्वीप के लिए उपयोग होता होगा। तो इसमें मगान शब्द और मिलुहा शब्द, ये दो शब्द उपयोग किए गए। ये किनके लिए उपयोग होते थे? हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं तांबे के निकेल के अंश, हड़प्पाई पुरातात्विक जो पुरावस्तु हैं मेसोपोटामिया में मिलना, और मेसोपोटामिया के लेखों में मगान मिलुआ शब्द का उपयोग जो कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लिए होता होगा। ये किस ओर इशारा करते हैं? हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की समकालीनता की। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही है। 11 क्वेश्चन है, जोतदार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट है, बड़े बड़े किसान जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, राइट। सेकंड, ये अपने खेतों में गांव के लोगों से कृषि करवाते थे, राइट। काश्तकारों को और गरीबों को उधार दिया करते थे, राइट। यह जमींदारों के अधीन, ये गलत है, क्योंकि जोतदार ही वह लोग थे जिन्होंने जमींदार के खिलाफ गरीब किसानों का नेतृत्व किया था, यानी कि ये कभी भी जमींदारों के अधीन इन्होंने कार्य करना स्वीकार नहीं किया। एंड ठीक इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, चंडालों के बारे में यह कथन किसने कहा है? अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। तो चांडालों के बारे में ये जो कथन है वो किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया? पहला है चीन से आए बोधि भिक्षु फाशियल, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। राइट आंसर है चीन से जो भिक्षु आए थे फाशियल, इनके द्वारा ये कथन कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे समझिए, इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन है, दामिन ई कोह इसके सीमांकन के बाद में संथालों के जीवन में क्या बदलाव आए? तो इनकी बस्तियां तेजी से बढ़ी, गांव की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी, जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी, उपरोक्त तो सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। छोटा सा क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और कथन आ गया, बुद्ध की उपमाता यशोधरा बौद्ध संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी। गलत, क्योंकि बुद्ध की माता यशोधरा नहीं, बुद्ध की जो यशोधरा है वो तो उनके धर्म पत्नी थी। ठीक है, इनकी जो माता थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो सही वाक्य को कैसे लिखेंगे? बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा, खालसा पंथ की नींव डैश ने डाली? तो खालसा पंथ की नींव रिक्त स्थान किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, अल-बिरूनी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जन्म 973 में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था, राइट। इसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था जैसे कि सीरियाई, फारसियाई, हिब्रू, संस्कृत, राइट। इसकी जो कृति है, जो किताब है, उसका नाम है किताब उल हिंद, राइट। तो अल बिरूनी के बारे में यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं ये सभी के सभी यहाँ पे सही। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से ये जो हमारा सेक्शन नंबर ए था, जिसमें एक एक मार्क्स के हमारे यहाँ पे टोटल 16 क्वेश्चन थे। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे जरूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक पहुंच सके। चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी यानी कि खंड ख की। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रश्न है हमारे, 3-3 मार्क्स। तो दिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये स्रोत है हमारा, सेना के लिए एक हाथी पकड़ना, ये हमारा स्रोत है। तो पढ़ते हैं भाई। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपयोग के बारे में लिखा है, हाथी वनों के संरक्षण, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम किया जाता है। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी
और कुछ इतिहासकारों के विवरण मौजूद। तो अब इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन गलत है? एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, जो आपका स्रोत है जरूरी नहीं है सभी प्रश्न उसी स्रोत से संबंधित हो। उस एम्पायर से संबंधित क्वेश्चन, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, तो अशोक के बारे में यहाँ से पूछ लिया गया है, कौन सा कथन गलत है? तो पहला यहाँ पे देखिए, कलिंग यानी कि आधुनिक जो बिहार है उससे विजय प्राप्त की। दूसरा, देवनिपीय अर्थात देवताओं के लिए प्रिय शब्द का उपयोग किया गया इसके लिए। अभिलेखों के माध्यम से इसने धम्म का प्रचार किया है। साथ ही साथ ये पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए जो संदेश थे वो प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पे खुदवा। तो इसमें से 3 पॉइंट तो हमारे सही हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो है गलत है, क्योंकि कलिंग जो है वो आधुनिक बिहार नहीं है, वो आधुनिक उड़ीसा है। तो पहला हमारा गलत हो जाए। सेकंड है, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के सैनिकों के बारे में कौन से वाक्य सही? 6 लाख पैदल सैनिक, राइट। 30,000 घुड़सवार, राइट। 9,000 हाथी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। थर्ड है हमारा, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के बारे में काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौर्य साम्राज्य इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भाई अभिलेखों की बहुतायत, बिल्कुल सही बात। मूर्तिकला एवं सिक्कों के बारे में, सही बात। अशोक शासक, राइट। तो उपरोक्त सभी सही है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन निम्नलिखित में से किस समिति के कार्य को यहाँ पे गलत दर्शाता है? तो पहली, नौसेना, सही है। दूसरी, यातायात खान पान, सही है। और तीसरी, पैदल सैनिक, ये भी सही है। जो गलत है वो है फोर्थ, चौथी, हाथियों का संचालन, ये यहाँ पे गलत है। और एक साथ आपको उत्तर देखने तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये स्रोत आधारित, कोई 3 प्रश्न करने थे, इसमें से 4 में से मैंने आपको अच्छे से समझा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, एलिफेंट कैप्चर फॉर आर्मी। अब इसमें से क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट का हमारा जो ए पार्ट है ये रॉन्ग है, बी में हमारा ऑल राइट है, सी में हमारे ऑल राइट है, डी में हमारा बी रॉन्ग है। और एक साथ देखने तो आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला समझिए, अगला स्रोत है आइन का अनुवाद, क्वेश्चन नंबर 18, 3 मार्क्स का, आइन के अनुवाद के बाद। तो आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लैकमैन ने इसे संपादित किया, और कलकत्ता, जिसे हम आज का कोलकाता कह सकते हैं, एशियोटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिक श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब की 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमैन का है, जो कि कलकत्ता 1873 में हुआ था। बाकी के 2 खंड के अनुवाद जो है वो एच एस जेरेड ने किए, कलकत्ता 1891-94। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। आइन का अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो अभी हमने देख ही लिया है, हेनरी ब्लैकमोन। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं, जिसमें से सही का चुनाव कीजिए। तो बेसिकली ये जो 5 भाग है उसमें से 3 भाग जो प्रशासन का विवरण देते हैं, वो 3 भाग इसमें से कौन से हैं? ठीक है, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है उसे चुनिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन की हम बात करें तो ये है हमारा दूसरा वाला, मंजिले आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, ये राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, आइन अकबरी को किस सूरत में संकलित किया गया? शाही नियम और कानून के सारांश के रूप में, साम्राज्य के राजपुत्र के रूप में, सूबों की जानकारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, का खा, ये पहला और दूसरा, ये राइट है। और फोर्थ है, आयन की सीमाएं क्या थी? तो इसके संख्यात्मक आंकड़े जो थे उसमें विभिन्नता पाई जाती है। अंक गणितीय में छोटी मोटी चूक देखने को मिली है। और अबुल फजल के जो सहयोगी थे जब इसे लिख रहे थे तो उसमें कुछ गलतियां रह गई। तो ये आयन की सीमाएं हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का आयन का अनुवाद ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और एक ही साथ अगर आपको आंसर देखने तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आ जाता है ये क्वेश्चन इंग्लिश में। तो ए का हमारा कौन सा आंसर राइट है? ए राइट है। बी का हमारा बी राइट है। सी का हमारा डी राइट है। और डी का हमारा डी राइट, इस तरीके। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, एक ईश्वर, स्रोत है एक ईश्वर। चलिए पढ़ते हैं। यह रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई यह बताओ
किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हो? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं, दोनों ही भुलावे में है, इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है, दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन ही विवादों में गवा देते। तो अब समझिए यहाँ पे सारी चीजों को, क्वेश्चन। तो कबीर की मुख्य शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं? तो इसमें से हम देख लेते हैं दूसरी को। परम सत्य को वर्णित करने के लिए बहुत सारी कई तरीकों का सहारा लिया इन्होंने। वेदांत दर्शन को सत्य, वेदांत दर्शन में सत्य को अलग निराकार कहा इन्होंने। इस्लामी दर्शन के जो एकेश्वरवाद पद्धति है, मूर्ति भंजन पद्धति है, इसका इन्होंने समर्थन किया है। अब जो गलत है वो है पहला। हिंदू धर्म में जो बहुईश्वरवाद है, ठीक है, और जो मूर्ति पूजा है, इसका इन्होंने समर्थन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए ये हमारा पहला गलत। दूसरा है, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक, चार उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इन्हें क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुवाणी, कबीर विजय, कोई नहीं। का राइट आंसर है बच्चों हमारा सेकंड, गुरुवाणी कहा जाता है। थर्ड है, कबीर बीजक ग्रंथावली का संबंध किससे? कबीर बीजक जो ग्रंथावली है, उसका संबंध देखो यहाँ पे है राजस्थान के दादू पंथी। तो कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू। फोर्थ है, मीराबाई के बारे में कौन सा कथन गलत? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जन्म राजस्थान के मारवाड़ के मेड़ता जिले के राजपुताना कुलवंश में, राइट। इन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति, अपना ईश्वर माना था, राइट। मीराबाई ने अपना गुरु रैदास को चुना था, जो कि चंद्रकांत थे, राइट। तो फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका बन जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे आपको समझा दिए मैंने, जितने भी पॉइंट है। पहले का राइट आंसर क्या है हमारा? पहला। दूसरे का राइट आंसर है दूसरा। तीसरे का राइट आंसर है तीसरा। चौथे का राइट आंसर है चौथा। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हो वन वर्ड। पहले का राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर सी। ठीक है, तो सेक्शन सी में हमारे 3-3 मार्क्स के 4 प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 12 मार्क्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा यहाँ पे। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध, जो कि आधुनिक बिहार है, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। समझाइए कैसे? बेसिकली हमें बताने हैं यहाँ पे मगध के शक्तिशाली होने के कारण। तो सबसे पहले प्रारंभ में मगध जो था, इसकी राजधानी जो थी वो थी राजाओं का घर, यानी कि राजगाह। और आधुनिक बिहार, जिसे हम राजगीर का प्राकृतिक नाम कह सकते हैं, ये मगध की राजधानी थी। अब देखो कारण क्या है, तो कारण में सबसे पहले यहाँ पे कारण आएगा हमारा प्राकृतिक रूप से सुरक्षित। कैसे की? क्योंकि मगध जनपद जो था, महाजनपद, इसके आसपास पहाड़िया इलाका था, तो इसीलिए प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। यहाँ पे अगर कोई हमला करने भी आएगा तो उसे अपने साथ में सेना बहुत सारी लानी पड़ेगी। पहली बात तो पहाड़ी इलाके में कोई सेना लेके आ ही नहीं सकता जल्दी से, ठीक है। और वहाँ पे अगर डेरा डालेगा तो खान पान की बहुत सारी दिक्कतें। दूसरा, उपजाऊ भूमि। यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा और सोन नदी, ये नदियां थी, भूमि उपजाऊ थी, सिंचाई आसानी से की जा सकती थी, जिसके कारण यहाँ पे फसल उत्पादन बहुत बढ़ता था और व्यापार भी तेजी से होता था। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। जंगलों में अधिकतर यहाँ पे हाथी पाए जाते थे, जो कि सेना में अधिकतर कार्य में लाए जाते थे। नदी परिवहन, गंगा और उसके उपनदियों के माध्यम से नदियों से परिवहन का कार्य किया जाता था, जो कि काफी सस्ता और सुलभ होता था। योग्य शासक, मगध के राजाओं की अगर हम बात कर लें तो जैसे यहाँ पे बहुत सी योग्य और महत्वाकांक्षी शासक हुए, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु, तो ये इसकी ताकत का एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और लोहे का उपयोग, अधिकतर लोहे की खदानें, जिसे हम आधुनिक झारखंड कहते हैं, वो यहीं पे पाई गई थी, जिसका उपयोग आधुनिक हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए किया जाता है। तो इन विभिन्न कारणों की वजह से 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध महाजनपद था, ये काफी शक्तिशाली हो गया। प्राकृतिक रूप से भी काफी सुरक्षित था, भूमि उपजाऊ थी, जंगल में हाथी पाए जाते थे, नदी परिवहन अच्छा था, योग्य शासक थे और लोहे का उपयोग अच्छे तरीके से होता। कंप्लीट हो गया। इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड इसका आंसर और जिसके पॉइंट है यहाँ। ठीक है,
सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सूफी संतों के राज्यों के साथ संबंध कैसे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो शासक थे, वो सूफियों के साथ में न केवल संपर्क स्थापित करना चाहते थे, बल्कि उनका समर्थन भी प्राप्त करना चाहते। तो संबंध हम कह सकते हैं काफी अच्छे रहे। तो संबंधों की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो उस समय उलेमाए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा चैप्टर 6 सूफी परंपराएं, भक्त सूफी परंपराएं, तो उसमें सूफी संत और जो उलेमा, ये जो दुनिया है, मतलब ये जो लोग हैं विचारधाराओं के, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो उलेमा जो थे, वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के खिलाफ थे। तो ये उलेमा जो थे, वो शरिया को लागू करने के लिए सुल्तानों को कहते थे, लेकिन सुल्तान जो थे वो शरिया को लागू करना नहीं चाहते थे। इसीलिए सुल्तानों ने उलेमाओं की ये जो शरिया लागू करने की जो उनका जो अ, आदेश था उसे ठुकरा दिया और सूफी संतों की शरण ली, क्योंकि उलेमा और सूफी संत दोनों की ही ख्याति, दोनों की प्रसिद्धि एक बराबर थी। ठीक है। दूसरा, अल्लाह और व्यक्ति के बीच में एक कड़ी का कार्य। जो शासक थे उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु की अपराध जो सूफी संत है, वो अल्लाह में एकीभूत हो जाते हैं, कि ये अल्लाह के एक अंश हैं जो धरती पर आए हैं, और ये मानव और अल्लाह के बीच में एक क्या करते हैं, एक कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये अल्लाह के निकट होते थे। इसी की वजह से जब ये मर जाते थे शासक, ठीक है, तो मरने से पहले ये लोगों से कहते थे कि जब मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के उपरांत किसी सूफी संत के आस-पास जो कब्रें होंगी, यहाँ पे ये गलत है, जो कब्र होगी, वहाँ पे मेरी जो दरगाह है वो बना देना, या फिर कब्र जो है वो बना। ठीक है? उसके बाद शासकों के द्वारा ज़ियारत। कई शासक जो थे, वो सूफी संतों की दरगाह की ज़ियारत किया करते थे। जैसे कि अकबर 14 बार अजमेर गया था दरगाह की ज़ियारत करने। क्यों? कई बार तो वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कई बार मनोकामना की पूर्ति के लिए, और कई बार तो युद्ध में जीतने के बाद खुशी मनाने। इतिवृत्तों में चित्रों का समर्थन। जब शासक के द्वारा इतिवृत्त लिखवाए जा रहे, तब शासकों ने चित्रों को बनवाने की जिज्ञासा जगाई। तो उलेमा जगत में चित्रों को बनवाना अल्लाह के कर्मों से, मतलब कि एक तरीके से गलत है, उलेमाओं के द्वारा, ये ऐसा कहा जाता है। तो इसका समर्थन किया सूफी संतों ने। ठीक है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कई कारणों की वजह से राज्य और सूफी संबंध, इनके संबंध काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छे थे। ठीक है? तो सूफी संतों के साथ राज्यों के संबंध कैसे थे? आई होप ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। चलिए, इसी को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। हाउ वर द रिलेशंस ऑफ सूफी सन्स एंड विद द स्टेट? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हमें पता है कि केवल जो थे वो क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, अक्षत्रिय राजा नहीं हो सकते। तो इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे एक उदाहरण बताना, मतलब एक नहीं कुछ उदाहरण बताने, 3 मार्क्स का है, बहुत से बताने। तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे थे जो अक्षत्रिय थे। सबसे पहला मौर्य वंश। मौर्य वंश ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था, लेकिन इसके उद्भव का विवाद आज भी है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मौर्य लोग थे, ये तो क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि मौर्य जो थे वो निम्न कुल के थे। तो निम्न कुल के थे तो सिंपल सी बात है भाई, ये क्षत्रिय हो नहीं सकते हैं। पहला अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद है शुंग व कंप। ये खुद को मौर्य का उत्तराधिकारी बताते थे, और इनका ऐसा मानना था कि एक सेकेंड, हाँ ये खुद को, एक सेकेंड, जो कि ब्राह्मण ब्राह्मण थे, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण भी थे, और ये मौर्यों का उत्तराधिकारी बताते। इनका मानना ये था कि राजनीतिक जो सत्ता है, उसका उपभोग हर वो व्यक्ति कर सकता है जो कि शक्तिशाली हो, संसाधनों को जुटा सके, सत्ता प्राप्त कर सके, या फिर क्षत्रिय, मतलब ये सारी चीजें कर सके। राजा बनना, यानी कि क्षत्रिय बनना, शायद ही कुल में जन्म लेने पर निर्धारित हो। तक शासक, ये वे शासक थे जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, जिन्हें ब्राह्मणों ने बारंबार अन्य देशी संस्कृति प्रॉपर्टी से अपरिचित ऐसा कुछ माना था। ये इन्हें मलेच्छ कहते हैं। परंतु अभिलेखों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि शक शासक के प्रसिद्ध शासक जो कि राजा रुद्र दमन थे, इनके द्वारा सुदर्शन झील सरोवर का निर्माण किया गया, जीर्णोद्वार द्वार का निर्माण करवाया गया। इससे पता चलता है कि ये जो शक शासक थे, ये जो संस्कृति थी ब्राह्मणों की संस्कृति, उससे परिचित। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मौर्य वंश, शुंग, शक शासक, ये सभी इसके उदाहरण।
ये 3 उदाहरण हमने यहाँ पे कंप्लीट कर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी चीज़ को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश में आपका यहाँ पे, ठीक है? मौर्य, शुंग और शक। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएँगे क्वेश्चन नंबर 23 में। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, करेंगे। गाँव की पंचायतों में मुखिया की भूमिका। सबसे पहले मनके बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझें। तो मनके बनाने के लिए सबसे पहले मनके बनाने के कार्यों में पत्थर को देखा जाता है कि क्या उसमें उपयोग किया जाता है। तो कालीन मतलब वस्तु क्या उपयोग की? कालीन, सेलखड़ी, पत्थर है कोई, क्वार्टर सॉरी क्वार्टज है यहाँ पे क्या आना चाहिए? तांबा, कांसा, सोना या फिर पकी हुई ईंट है। किस वस्तु का उपयोग किया जा रहा है ये देखा। मनका बनाने की तकनीक जो है, इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु कैसी है। जैसे कि अगर मुलायम पत्थर है, जैसे सेलखड़ी, तो आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है। लेकिन कार्नियन जो कि काफ़ी कठोर पत्थर है, उसे तोड़ के बहुत बारीकी से उसके शक्ति निकाल के तब जाके कहीं उसका मनका बनता है। तो एक छोटी-सी प्रक्रिया है कि मनके बनाने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो पदार्थ है वो कैसा है। उसके बाद उस पदार्थ को आकार दिया जाता है, फिर उसकी घिसाई की जाती है। उसके बाद उसपे चित्र उकेरे जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं। फिर चित्र के लिए उसके बाद उसमें पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद मनकों के अंदर छोटे-छोटे छेद कर लिए जाते हैं और छेद के बाद उसमें अ, उसको माला में पिरोकर एक अच्छी-सी माला यहाँ पे तैयार कर ली जाती है। ठीक है? तो मनके बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। किस तरीके से है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा। दूसरा क्वेश्चन है, गाँव की जो पंचायतें थी, उनमें मुखिया की क्या भूमिका थी? तो आइए मुखिया की भूमिका को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो आप पॉइंटों को, तो गाँव की पंचायत में बेसिकली बुजुर्ग जो थे, उनका जमावड़ा होता था। कि पंचायतों में अहम भूमिकाओं की अगर हम बात कर लें तो जैसे लोकतंत्र में जनता, वैसे पंचायतों में बड़े बुजुर्गों का एक अहम रोल होता था। पंचायत में आमतौर पर गाँव के जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति होती थी, बहुत सारे पुश्तैनी अधिकार होते थे, वो इनमें सम्मिलित होते थे। पंचायत का जो फैसला था, वो सभी को, लोगों को, पूरे गाँव को मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार जो है, वो बेसिकली एक मुखिया होता था, जो कि जिसे हम मुकद्दम कहते थे या फिर मंडल कहा जाता। मुखिया जो है वो अपने ओहदे पर तब तक बना रह सकता था जब तक उस पर जितने गाँव के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका उसे मत है। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या है कि लोकतंत्र जो है, उसमें क्या होता है, संसद में अगर आपके पास मत है, तब तक आप बहुमत है, तब तक आप प्रधानमंत्री हो। बहुमत हटेगा, आपकी सरकार भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे होता था, जब तक पंचायत में बड़े बुजुर्गों का आपके मतलब कि आपको समर्थन है, आप पंचायत के मुखिया बने रहोगे। समर्थन हटा, तो आप गए। गाँव के आमदनी व खर्चे का हिसाब-किताब रखना, निगरानी में बनवाना, ये सभी किसके काम थे? मुखिया के काम थे। इसमें पंचायत का पटवारी मुखिया की मदद किया, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। गाँव की पंचायत में मुखिया की क्या भूमिका है और पंचायत बेसिकली होती कैसे? तो ये दोनों ही क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रक्रिया और गाँव की पंचायतों की भूमिका, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 23, पहला हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, मेकिंग बीट्स एंड मुखिया एंड पंचायत्स राइट द रोल ऑफ द राइट, इस तरीके। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर डी। अब सेक्शन नंबर डी बहुत बड़ा सेक्शन है ये बेसिकली। इसमें 8-8 मार्क्स के आपके 3 प्रश्न हैं। अब देखने की बात ये है कि आपको चॉइस किसमें मिलेगी, एक क्वेश्चन में या सभी क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्र के रूप में मोहनजोदड़ो की अद्भुत विशेषताएं रही हैं। किसी एक विशेषता का हमें वर्णन करें। देखो अगर एक विशेषता की बात की जा रही है मोहनजोदड़ो, तो सिंपल सी बात है, एक सबसे अहम बड़ी विशेषता किसकी होगी? दुर्ग की। अब दुर्ग में मालगोदाम है और स्नानागार है, ये काफी बड़े हैं, तो हाँ इसे हम 8 मार्क्स में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको और भी पता तो आप लिख सकते हैं। पहले एक भूमिका लिखेंगे छोटी सी, 8 मार्क्स का है तो छोटा सा लिख देंगे कि हड़प्पा सभ्यता में एक नियोजित शहरी केंद्र जो कि मोहनजोदड़ो था, इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी, जो कि इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अब विशेषताएं, तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले सड़कों और गलियों की विशेषताएं। बेसिकली सड़कों और गलियों की विशेषताओं में लिखोगे आप नियोजित जल की नियोजित जल निकास प्रणाली। तो यहाँ पे क्या था,
सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण कर काटते थे। और ऐसा प्रतीत होता था कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया होगा, फिर उनके आसपास जो भवन है वो बनाए गए। ठीक। गृह स्थापत्य कला शैली से कैसे? तो गृह स्थापत्य कला शैली में ये देखा गया कि आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था, जिसका उपयोग खाना पकाने, कटाई का कार्य करने, अन्य कार्यों में होता। घरों में जो कमरे होते थे, निचले कमरे, उनमें खिड़कियां नहीं हुआ करती थी और दरवाजों से आप जो मेन घर है उसको उसका अवलोकन जल्दी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कुछ इस तरीके से बना होता था कि देखो ये जो है ये है मेन दरवाजा, ठीक है? तो आंगन जो है वो यहाँ पे बना होगा इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी जब आप अपनी बुक देखोगे तो वहाँ पे आपको चित्र मिल जाएगा अच्छे से, वहाँ से समझ। कई आवासों में कुएँ भी देखने को मिले हैं, जिनका उपयोग संभवतः जो राहगीर थे उनके द्वारा किया जाता। कुछ घरों में दूसरे तल तक जाने के लिए हमें जो है कुछ सीढ़ियों के अवशेष भी यहाँ पे देखने को मिले। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे गृह स्थापत्य कला शैली के बारे में। तो अभी तक ये तो छोटे-छोटे पॉइंट हो गए, सड़कों और गलियों की विशेषताएँ, गृह स्थापत्य कला शैली। जो बड़ा पॉइंट है हमारा, वो है स्नानागार की विशेषता। क्या-क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहला पॉइंट है, आंगन में बना एक आयताकार ये जलाशय होता था, जिसके चारों ओर, जो कि चारों ओर एक गलियारे से घिरा होता था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके नॉर्थ और साउथ में कुछ सीढ़ियाँ बनी होती थी, जिससे इसके तल तक आसानी से जाया जा सकता है। बेसिकली आज का जो स्विमिंग पूल है, उसी को एक तरीके से आप इसको भी देख सकते हो, बस उसमें क्या है कि सीढ़ियों का उपयोग होता है। जलाशय के किनारे ईंटों को जमा कर जिप्सम के गादे से इसे जलबद्ध किया जाता है। इसके 3 ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक बड़ा कुआं होता था। जलाशय से पानी एक बहुत बड़े नाले में जाया करता था। इसके उत्तर में एक दूसरी गली की ओर छोटी-छोटी संरचनाएँ थी, जिसमें 8 स्नानागार थे, दोनों ओर 4-4 बने हुए थे, ठीक है? और ये छोटे-छोटे स्नानागार की जो नालियाँ थी, वो गलियों के साथ में बनी हुई थी। जो बड़ा स्नानागार है, उसका पानी बड़े नाले में, छोटे-छोटे स्नानागारों का पानी छोटी-छोटी नालियों से सड़कों की नाली में। इसके उपयोग को लेकर एक अपवाद है। अपवाद ये है कि संभवतः इसका उपयोग जो है, किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता है, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये जो हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? हालाँकि आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको कोई एक विशेषता लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने देखो स्नानागार भी बता दिया है, मतलब थोड़ा बड़ा करने के लिए कि टीचर को लगे कि हाँ, मैंने थोड़ा अच्छे समझाया तो मार्क्स दे दिए। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, वो यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को रीड आउट कर लीजिए, ठीक है? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बौद्ध तथा जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएँ और जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा। तो देखिए, पहले बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पूरा किया गया, जिसमें से कुछ लोग विवेक और तर्क के आधार पर भी समझाया गया था कुछ लोगों को। इसमें एक कहानी है, कहानी क्या थी? हाँ, एक माता होती है, उसका बच्चा मर जाता है, तो वो महात्मा बुद्ध के पास आती हैं, वो कहती हैं कि आप इसे ज़िंदा कर दो। तो महात्मा बुद्ध उसे ज़िंदा ना करते हुए बल्कि मृत्यु की आवश्यकता को बताते हैं कि मृत्यु क्यों आवश्यक है हर व्यक्ति के, और वो महिला मान जाती है। तो ये भी कहा गया है, विवेक और तर्क से समझाया गया। अब समझिए यहाँ पे शिक्षाएँ। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो विश्व है वो लगातार बदल रहा है, यानी कि विश्व स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है। उसके बाद विश्व आत्मा विहीन है, यानी कि विश्व कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख जो है वो मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। साथ ही साथ अगर इस दुख के चक्र से अगर आपको मुक्ति पानी है, तो घोर तपस्या और बीच के मध्यम मार्ग के अपना कर आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। सिंपल सी बात है, विश्व आत्मा विहीन है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के अभिन्न अभिन्न अंग है मनुष्य के जीवन का। अगर इससे निजात पाना है, तो घोर तपस्या और मध्यम के बीच का जो मार्ग है उसे अपनाओ और दुखों से निजात पा लो। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, निर्वाण के लिए व्यक्तियों को स्वयं कार्य करना होगा। बुद्ध ये मानते थे कि समाज का निर्माण जो है वो मानव ने किया, ना कि
ईश्वर ने, उन्होंने राजाओं को ये कहा और गृहपतियों को ये कहा कि आप गरीब लोगों के प्रति दयावान बनो, उनको सहानुभूति दो, उनकी रक्षा करो। बुद्ध का अपने शिक्षकों को अंतिम उपदेश क्या था? तो अंतिम उपदेश, अंतिम निर्देश ये था कि तुम सब अपने लिए खुद ही जीवन ज्योति बनो। क्या कहना था? कि तुम सब अपने लिए खुद की जीवन ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी जो मुक्ति है, उसका राधा, उसका जो रास्ता है वो खुद ढूंढना है। ठीक है? तो बौद्ध धर्म की क्या-क्या विशेषताएं हैं? सॉरी, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या-क्या? ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब है बौद्ध धर्म, जो जैन धर्म है, इसके बारे में। तो जैन धर्म की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले संस्थापक देखेंगे। तो संस्थापक शुरुआती में अगर माने, पहले तीर्थंकर एक तरीके से, तो संस्थापक है इसके स्वामी ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। शिक्षाएं, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर, चट्टान, जल, जो भी निर्जीव वस्तु है उसमें प्राण होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इन्हें नहीं मानना चाहिए। पुनर्जन्म का चक्र, यह चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात हम जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें अगला जन्म भी मिलता है। विहारों में निवास करना, यदि कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है तो इसके लिए हमें त्याग और तपस्या बेहद जरूरी है। साथ ही साथ संसार के त्याग के बाद मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बना लिया। तो ये जैन धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं, एक दो रह गई हैं, उसे छोड़िए। बस 8 मार्क्स में जितना आपको लिखना चाहिए वो आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 25, डिस्क्राइब द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सबसे पहले बुद्धिज्म की क्या विशेषताएं हैं, शिक्षाओं की, उसके बाद जैनिज्म की क्या विशेषता। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बेसिकली अब ये है ऑप्शन वाला। पहला है पांचवी रिपोर्ट के विस्तार से वर्णन करो। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई एक प्रमुख संरचना का वर्णन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले पांचवी रिपोर्ट को हम समझें। तो देखो, 1813 में ब्रिटिश संसद ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके प्रशासन, इसके क्रियाकलाप, इसके विषय में जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट लगभग 1002 पन्ने की थी, जिसमें जमींदारों, रैयत की अर्जियां, अलग अलग जिले के कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व विवरण, अधिकारियों के द्वारा बंगाल, मद्रास के राजस्व, न्यायिक प्रशासन, इन सभी की टिप्पणियां लिखी थी। तो इसको कहा गया था पांचवी रिपोर्ट। अब आएगा पॉइंट ये कि आखिर हमें पांचवी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो आवश्यकता इसलिए पड़ी, कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तब से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों के खिलाफ काफी बारीकी से नजर रखी जा रही थी, चर्चा की जा रही थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो कि भारत के साथ में व्यापार करना चाहते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो लगा हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध कर रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत के साथ में जो व्यापार कर रही थी, उससे मुनाफा कमा रही थी, उससे केवल उसी कंपनी को फायदा होता, बाकी जो कंपनियां थी उसको नहीं, ना ही तो देश। तो वहाँ के उद्योगपति, विनिर्म निर्माता, ये सभी जो है वो भारत में अपने आप को एक बाजारिक मतलब बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए उत्सुक थे। तो इसी को देखते हुए कई राजनीतिक समूह का ये कहना था कि बंगाल पर जो हमें विजय मिली है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर स्थापित हो पाई है, इसका लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, पूरे ब्रिटेन को नहीं। कंपनी का कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन, इसके बारे में ब्रिटेन में एक बहस छिड़ गई कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। तो कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छापा जाने लगा। देखो, सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में स्थापित होती है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ब्रिटेन की एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित होती है, बंगाल में। ये एक अधिकार अपना जमा लेती है। यो बाकी की ब्रिटेन की जो कंपनियां वो भी चाहती हैं यहाँ पे आके व्यापार करें, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। इसी वजह से यूरोप में उसका विरोध हो रहा होता है। विरोध कई तरीके से होता है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम इसके खिलाफ पारित किए। कंपनी को मजबूर किया जाता है कि वह भारत के प्रशासन के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट ब्रिटेन भेजा करे, ठीक है।
और कंपनी के कामकाज पर जांच करने के लिए कई समितियां बनाकर भारत भेजी गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो कि एक प्रवर समिति, पूछा जाएगा किस समिति के द्वारा, तो प्रवर समिति के द्वारा तैयार की गई। यह रिपोर्ट भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद के गंभीर वाद विवाद का भी आधार बनी थी, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके एकाधिकार को समाप्त करने के बारे में रिपोर्ट। हालांकि रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, फिर भी यह भरोसे के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य हम मान लेते हैं महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन फिर भी यह भरोसे के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जानना जरूरी है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी थी, जो कि इस रिपोर्ट में नहीं दिखता। पांचवी रिपोर्ट को लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना आलोचना पर तुले हुए थे। जैसे जमींदार नीलाम होना, जमींदारी का नीलाम होना, जमींदारी बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना, ये सभी बातें रिपोर्ट में थी। तो इससे हम जनता के रवैये के बारे में नहीं समझ सकते। तो इसलिए पांचवी रिपोर्ट एक पूर्णतः भरोसे के लायक नहीं। तो इन दो शब्दों, इन दो अर्थों से पता चलता है कि ये है क्या और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और ये भरोसे के लायक क्यों। अब अथवा में हमारा जो प्रश्न था विजयनगर वाला, तो विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में लगभग 60 से अधिक मंदिर और 30 से अधिक राजा के महल पाए गए। इतिहासकार इसका पता ऐसे लगाते हैं कि मंदिरों का निर्माण राजकीय वस्तु, देखिए ऐसी वस्तु जो काफी महंगी हो, दुर्लभ वो, तो राजाओं के घरों के उपयोग में लाई जाती हो, उनसे उनको क्या कह दिया गया है? राजकीय केंद्र, मंदिर, राजा का महल। और कुछ भवनों का निर्माण यानी कि विकारी वस्तुओं के द्वारा किया गया, नॉर्मल वस्तु। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है हमारा महानवमी डिब्बा की। तो महानवमी डिब्बा पे दो चीजें पाई गई हैं, एक है सभा मंडप। तो यह एक ऊंचा मंच था जिसमें निश्चित दूरी के लकड़ी के स्तंभों के लिए पास पास छेद बने हुए थे। इनके पास पास होने की वजह से इनका उपयोग क्यों किया जाता था इसका अभी तक पता नहीं चला। तो सभा मंडप का छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। मानवी डिब्बा, ये एक बहुत ही बड़ा विशालकाय मंच था जो कि लगभग 11,000 वर्ग फीट से और आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। इसकी दीवारों पर हमें कुछ चित्र मिले हैं और संभवतः इस पर एक बहुत ही बड़ी हमें लकड़ी की बनी संरचना भी प्राप्त हुई। अगर हम अनुष्ठानों की बात करें इसके, तो इस संरचना से जुड़े जो अनुष्ठान थे वो सितंबर और अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाते थे। 10 दिन के हिंदू त्योहार, जिसे हम दशहरा जो कि उत्तर भारत में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में मनाया जाता है, नवरात्रि यानी कि महानवी, इन सभी के लिए इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है। उसके बाद इस अवसर पर विजयनगर के शासक जो थे वो अपने रुतबे का, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का यहाँ पे प्रदर्शन किया। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठान, तो अनुष्ठान में क्या होता था? मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा की जाती थी, भैंस या फिर अन्य जानवर की बलि दी जाती जब भी अनुष्ठान शुरू होता था। अब यहाँ पे होता क्या क्या था? तो यहाँ पे नृत्य, कुश्ती, बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं होती थी, घोड़े, हाथी, रथ, सैनिक, इन सभी की शोभा यात्रा, ऐसे बहुत से कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करते थे। साथ ही जो प्रमुख नायक होते थे, अमर नायक और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर का मुख्य आकर्षण बनती थी। त्योहार के अंतिम दिन में क्या होता था कि राजा जो थे वो अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित समारोह का निरीक्षण किया करते थे। अब ये संरचना मानते हैं कि बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी थी, लेकिन इसको लेकर एक विवाद है। विवाद ये है कि महानवी डिब्बा जो कि एक बहुत बड़ी संरचना, इसका क्षेत्र अति व्यापक था, इसलिए एक राजा के महल के अंदर होना इसका, ना ना ना, ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण है। क्योंकि एक राजा के महल के अंदर इतनी बड़ी संरचना होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, राजा के महल के बाद जरूर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, हाँ 26, इसमें दो थे। पांचवी रिपोर्ट का विस्तार से वर्णन और विजयनगर साम्राज्य के राजकीय केंद्र में पाई गई संरचना का वर्णन। पहले पांचवी रिपोर्ट को हमने देख लिया अच्छे से, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो अब यहाँ पे इंग्लिश में आप चाहो तो देख सकते हो, एक्सप्लेन द डिटेल द फिफ्थ रिपोर्ट। उसके बाद विजयनगर एम्पायर के बारे में, जो स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर रॉयल सेंटर। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें लिखी हुई मैंने आसान तरीके
और अथवा में विजयनगर वाला आ जाता है। मानवी डिब्बा के बारे में सारे पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर डी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर ई की। ठीक है, तो बेसिकली इसमें 5-5 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं और जो कि स्रोत आधार है। 27 हमारा क्वेश्चन है द्रौपदी के प्रश्न, ये स्रोत है बेसिकली। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो वे अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदा। दूसरा यह है कि एक दासत्व तो स्वीकार करने वाला पुरुष, जो कि उस समय युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकते। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, अतः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी द्रौपदी को उनकी निजी जो स्वतंत्रता थी वो लौटा दी। ये द्रौपदी के प्रश्नों का एक क्या है स्रोत है, चैप्टर सेकंड, सॉरी सेकंड है थर्ड है, आई थिंक थर्ड चैप्टर है महाभारत वाला। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किया 1 मार्क्स में। तो प्रश्न ये किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं हार चुके थे या नहीं, यह प्रश्न किया। दूसरा क्वेश्चन है महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु का वर्णन करें। तो इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में रखते हैं, कौन कौन सी, आख्यान और उपदेशात्मक। अब ये आख्यान क्या है, तो आख्यान में कहानियों का संग्रह है जिसमें उपदेश के मतलब कहानियों के माध्यम से समाज को उपदेश दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, हाँ कहानियों को, आख्यान में क्या है कहानियां हैं और उपदेश भाग में क्या है सामाजिक आचार विचार दंडों का मानदंडों का चित्र। बेसिकली ध्यान से समझना, दूसरी बात समझा देता हूँ कि इतिहासकार जो है वो इस ग्रंथ की वस्तु को दो भागों में बांट देते हैं, एक आख्यान है एक उपदेश। आख्यान में क्या होता है कहानियों का संग्रह होता है और उपदेश वाले भाग में क्या होता है कि सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्र है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि उपदेशों में जो कहानियों के अंश होते हैं, ठीक है, उपदेशों में कहानियों के अंश देखने को मिलते हैं, वहीं जो आख्यान होते हैं जिसमें कहानियां होती हैं बेसिकली, उसमें उस कहानी में कुछ उपदेश छिपा रहता है। ठीक है, साथ ही साथ स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत की मुख्य कथानक है। ये एक अलग पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे बेसिकली। तो ये भाषा विषय वस्तु के बारे में हो गया। अब ये है कि महाभारत का कोई एक लेखक था या उससे अधिक लेखक थे, 2 मार्क्स में। तो महाभारत का कोई एक लेखक, तो सबसे पहला ऋषि व्यास। साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत की वृहत रचना जो थी वो ऋषि व्यास की मानी जाती है। भाट सारथी, संभवतः मूल कथा के रचयिता तो मान सकते हैं कि भाट सारथी थे, जिन्हें हम सूत कहा करते थे। ये क्या करते थे, ये क्षत्रियों के जात साधते थे, युद्धों में युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। ये रचनाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचती रहती। सबसे आखिरी ब्राह्मण, लगभग 5वीं शताब्दी से पूर्व से ब्राह्मण जो थे उन्होंने महाभारत की रचना में अपना एक अहम रोल प्ले करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने जब भी महाभारत के लेखन में अपना कार्य शुरू किया, तब ये वह काल था जब कुरु और पांचाल इसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही थी और मात्र सरदारी राजन के रूप में ये जो लोग थे वो उभर रहे। ठीक है, बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या, जो ये प्रश्न है वो किससे संबंधित है, द्रौपदी के प्रश्न से संबंधित। अब इससे संबंधित एक ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, तो याद रखना सोच से संबंधित हमेशा सभी प्रश्न सोच से नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन अलग भी होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 आप इंग्लिश में देख सकते हो, द्रौपदी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे, पहले स्रोत आप देखो यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा थर्ड। समझ गए, आगे समझते हैं। एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। स्तूप क्यों बनवाए गए थे, 5 मार्क्स में। यह उदाहरण महापरिनिर्वाण स्रोत से लिया गया है जो सुर पिटक का हिस्सा है। हम स्रोत को पढ़ रहे हैं। ठीक है, परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत, बुद्ध का दूसरा नाम था तथागत, के अवशेषों का क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रो, धर्मसोही बनो, अपने भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप यानी कि स्तूप की पाली रोक।
जो भी वहाँ धूप में जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लगाएगा, हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए यह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण है। तो ये एक स्रोत है। आपको थोड़ा-सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, स्तूप क्या थे? तो ये स्तूप जिसका संस्कृत में अर्थ होता है एक टीला। ये पवित्र स्थान होते थे जो किसी खास वनस्पति अनुस जो अनूठी चट्टानें हुआ करती थी, विस्मयकारी प्राकृतिक जो सौंदर्य होता था या फिर जहाँ पर एक छोटी-सी वेदी बनी हुआ करती थी, जिसे कभी-कभी चैत्य कहा करते थे। तो ये इन सभी को हम स्तूप कह सकते हैं, ठीक है? अर्थ टीला है, बाकी स्तूपों की क्या-क्या हम उसे किस-किस चीज़ों को स्तूप कह सकते हैं, ये चीज़ समझ। दूसरा आ जाता है स्तूप कैसे बनवाए गए? तो देखो भाई स्तूप बनवाने के लिए ना, स्तूपों को बनवाने के लिए, सजाने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए दान दिया जाता है। दान किसके द्वारा? ये दान राजा के द्वारा भी दिया जाता था, शिल्पकारकों द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, महिला पुरुष के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, इवन भिक्षुओं के द्वारा भी। उदाहरण के तौर पे सांची का एक जो तोरण द्वार है, उसमें हाथी के दाँत के काम करने के लिए एक शिल्पकार ने क्या किया था वहाँ पे दान दिया था। सांची के स्तूप का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। एक शिल्पकार ने उसमें जो तोरण द्वार है, तोरण द्वार के हिस्से में जो एक हाथी है, उसके दाँत की मरम्मत करने के लिए दान दिया। सेकंड हो गया, थर्ड है सांची के स्तूप के अस्तित्व को बनाए रखने में किन्हीं 2 व्यक्तियों का योगदान। तो सबसे पहले शाहजहां बेगम, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन दोनों को ही वास्तविक कृतियां, इनके सांची के स्तूप की जो वास्तविक कृतियां थी, वास्तविक जो वस्तुएं हैं, उनको ले जाने के बजाय उनकी प्लास्टर की कृतियां ले जाने के लिए राजी कर लिया। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि स्तूप की टूटी फूटी संरचना, उसकी मरम्मत और उसके रखरखाव के लिए इन्होंने अनुदान भी दिया था। सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी ने यहाँ पे एक संग्रहालय, एक अतिथिशालय बनाने के लिए योगदान दिया था। किसी भी तरह से इस स्तूप पर रेल ठेकेदार की नजर नहीं पड़ी, इसलिए ये अस्तित्व में बना रहा। और इसके खोज से पहले ही अमरावती स्तूप की खोज हो गई और उसके बाद जब अमरावती स्तूप नष्ट होने लगा और ये इसकी खोज हुई, तब तक लोगों को स्तूप के बारे में पता चला। तो स्तूप के अस्तित्व में बचे रहने के ये कई कारण थे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन नंबर 28, स्तूप क्यों बनाए जाते थे? आई होप सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है? तो ये चीज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 28 को आप इंग्लिश में इस तरीके से दे सकते हैं, व्हाई वर टू स्तूप्स बिल्ट? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, सेकंड, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे हमारा जो स्रोत है उसमें आखिरी प्रश्न आ जाता है, दासियां। इब्न बतूता हमें बताता है कि यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों दासों में से एक को रखने की, जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता है। वह महिला सफाई कर्मचारी को नियुक्त करता है जो बिना बताए घर में दाखिल होती है। उसे दासियों के पास और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वो उन्हें लाके देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियान के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया। अब आइए प्रश्नों पर। तो प्रश्न है पहला, इब्न बतूता की विवरण से हमें दासों के बारे में क्या पता? तो बेसिकली दासियों के बारे में, तो सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत के लिए गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए इन दासियों को नियुक्त करता था। दासियों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता था? युद्ध के द्वारा। इब्न बतूता भारत कब और किसके दरबार में आया? तो बेसिकली देखो, भारत जो है इब्न बतूता कब आया था? तो मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता 1313 में स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा था? सिंध। और फिर उसके बाद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये आया था। सुल्तान मुल्तान और अच्छ के रास्ते होकर दिल्ली को इसने प्रस्थान किया था। सुल्तान ने इब्न बतूता की अ, उसकी विद्वता को देखते हुए उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश घोषित कर दिया। फिर कुछ अपवाद हुए, जेल में डाल दिया गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने, ठीक है? थर्ड है, इब्न बतूता के यात्रा वेदांत का नाम क्या था और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो नाम था रिहल्ला। जानकारी क्या मिलती है? तो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी हमें इसके जो वृतांत है रिहल्ला, इससे हमें प्राप्त होती है।
तो इस तरीके से हमारा ये स्रोत का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में देख सकते हैं मैंडेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बारी आ जाती है यहाँ पे मैप की। तो सेक्शन एफ है, मैप हमारा 5 मार्क्स का आने वाला है बेसिकली। अब देखो कैसा कैसा। तो पहला पार्ट है इसमें कि भारत के दिए गए मानचित्र में से किन्हीं भी 3 हड़प्पा स्थलों को चिन्हित कीजिए, 3 मार्क्स का। तो देखो बेसिकली 5 यहाँ पे दिए गए हैं, धौलावीरा, राखीगढ़ी, मांडा, रंगपुर और कालीबंगन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के दिए इसी राजनीतिक मानचित्र पर ए और बी अंकित किए गए जो बौद्ध धर्म से संबंधित, इन्हें पहचान कर उनका नाम लिखो दो। अब देखो जो दृष्टिवादी बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन का आंसर जो पहले क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उसी में होता है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है इनके लिए कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में किन्हीं 3 महत्वपूर्ण स्थलों का नाम लिखो और वे किस राज्य से संबंधित। तो जब आप इन्हें इंगित करोगे, आपको राज्य का तो पता होना चाहिए, नाम तो पता चल गया, तो तकरीबन 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा लिख देंगे तो। देखा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। बौद्ध धर्म के 2 स्थलों के नाम लिखो, उनकी विशेषता। अब ये सेम क्वेश्चन इसमें भी है, कोई 2 स्थल लिखने हैं। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन से स्थल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 को आप पहले इंग्लिश में देख लो यहाँ पे, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। उसके बाद विजुअल इम्पैक्ट बच्चों के लिए आप यहाँ पे। अब हम मैप को देखते हैं। तो मैप हमारा यहाँ पे ये है, थोड़ा छोटा करना चाहिए क्या, 1 सेकेंड, नहीं नहीं छोटा कर लो। हाँ अब ठीक है, मैप दिख रहा होगा आपको। मैप देखो, तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा क्या था, धौलावीरा। पहला पॉइंट धौलावीरा, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात। दूसरा था राखीगढ़ी जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक, तीसरा था मांडा जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे हम कह सकते। फिर चौथा था रंगपुर, और ये कहाँ पे है, गुजरात। और फिर कालीबंगन सबसे आखिरी था, हड़प्पा। अब देखो यही चीज आप कैसे लिख दोगे, जो विजुअल इम्पैक्ट बच्चे हैं उनके लिए भी सेम चीज लिख दोगे। कैसे, धौलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, और कालीबंगन कहाँ पे हमारा, हाँ राजस्थान। उसके बाद फिर क्या था कि 2 बौद्ध स्थल हमें बताने, ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहला यहाँ पे बौद्ध स्थल देखो, ये यूपी में दे रखा है। तो यूपी में बौद्ध स्थल है सारनाथ। अब ये स्थल क्या कहता है, तो यहाँ पर बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, इनके सबसे पहले उपदेश उन्होंने यहीं पे दिए थे। दूसरा स्थान है बोध गया जो कि बिहार में है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, कहाँ पे है ये, बिहार में। अब शायद मैं आपको बड़ा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आप देख लोगे यूपी के इस एरिया में है यहाँ पे सारनाथ, और बिहार के इस यहाँ पे थोड़े से ठीक बॉर्डर पे हम कह सकते हैं यहाँ है बोध गया। तो इस तरीके से मैप भी हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे भर लिया है पूरा का पूरा, और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह थे वो भी हमने एक तरीके से सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारी जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और सारी चीज़ आपको समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही और भी सैंपल आपके सामने सॉल्व करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको सैंपल पेपर जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।